डिप्लोमेसी एक्स में आपका हार्दिक स्वागत। इन 48 आवर्स में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें पहली चीज़ ये है कि मोहम्मद यूनूस जो कार्यकारी सरकार के मुखिया है बांग्लादेश में, जिन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया गया है कि हसीना के तख्ता पलट का विचार या तख्ता पलट करने का काम कम से कम 16 महीना पहले से ही शुरू हो चुका था और पूर्ण रूप से पूर्व नियोजित था। इसका पूरा कर्णधार किसी को था, वो इस पूरे कार्यक्रम का कर्णधार था तो छात्र महफूज आलम, ठीक है। इससे अब्दुल्ला के नाम से भी जाना जाता है, अब्दुल्ला यानी कि ईश्वर का सेवक। इसे लोग वहां अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं। हसीना ने भी बहुत बार बताया है कि जो वहाँ अमेरिकी सरकार हसीना का तख्ता पलट करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया था, क्योंकि मार्टिन द्वीप, इंपॉर्टेंट, मार्टिन द्वीप पर अमेरिका सैनिक बेस बनाना चाहती थी और अमेरिका बनाना चाहता था और शेख हसीना इसके लिए इजाजत नहीं दे रही थी। तो क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा ये आंदोलन प्रायोजित लग रहा था। दूसरी बात यह है कि इजराइल का मुद्दा दिनों दिन पश्चिमी एशिया में बात करें तो इजराइल का मुद्दा गहराता जा रहा है। इन मुद्दे के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि इजराइल जो है इजराइल यूं समझ लीजिए कि वर्तमान में इजराइल जो हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक करवाया या हमास पर अटैक हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक ईरान का हाथ हो सकता है। यूं कह सकते हैं कि ईरान के हाथा ट्रैप हो रहा है इजराइल। पहली चीज कि जिस तरीके से साल भर पहले इजराइल और सऊदी अरब में जो एक संबंध स्थापित हुए थे, राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे, उसके मद्देनजर रखते हुए दूसरी चीज ईरान के मध्य, सऊदी अरब के साथ ईरान के मध्य, दूसरी ईरान जो इस्लामिक वर्ल्ड का सर्वस्व बनना चाहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने नागरिकों को बिना हानि पहुंचाए इजराइल को घेरने के लिए उसने हमास, हिजबुल्ला, हुत्ती विद्रोही, ठीक है ना, फिर इराक के शिया मिलिशिया, फिर वेस्ट बैंक में जॉर्डन, इन सब जगह पर ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। और फिर इजराइल का दुश्मन जो है वो केवल ईरान भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो नीतियां हैं, हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के लिए कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भाषण दिया था कि वो शांति चाहता पर इजराइल की कीमत पर नहीं। ये बात सही है, और बेंजामिन नेतन्याहू की जो नीतियां हैं वो भी इजराइल के नुकसान कर रही है। दूसरा जो आपको एक ऑप्शंस लेना पड़ेगा वो ये है कि इजराइल एक्चुअली में यूएसए चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीनी प्राधिकरण को मान्यता दे और द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान ले। इससे हमास और हिजबुल्लाह न्यूट्रल हो जाएंगे। पर इजराइल, विशेषकर बेंजामिन नेतन्याहू, इस फिलिस्तीनी प्राधिकरण को न तो मान्यता दे रहा है, न द्विपक्षीय वार्ता कर रहा है। उसको द्विराष्ट्र थ्योरी को स्वीकार करना ही होगा, तभी इस पश्चिमी एशिया में संकट टल सकता है। और होगा क्या, जिसका अंदाजा ना तो यूएसए लगा पा रहा है, ना यूएसए का बाइडेन लगा पा रहा है। तीसरा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि मोहम्मद मुइज़्ज़ी, जो मालदीव के राष्ट्रपति है, ठीक है ना, जिसकी अक्टूबर में भारत
भारत यात्रा प्रस्तावित है, ठीक है ना। उसने वहां अभी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के सम्मेलन में यूएसए गया हुआ है, तो वहां एक प्रेस वार्ता में कहा था कि इंडिया आउट मेरा नारा नहीं था, हालांकि विदेशी सेना की उपस्थिति हमारे नागरिकों में विक्षोभ पैदा कर रही थी, इसलिए हमने 79 भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था, ठीक है ना। दूसरी चीज उसने ये भी कहा था कि भारत कोई हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये इस मद्देनजर आप इसको देख सकते हैं कि उनका अक्टूबर में प्रस्तावित भारत यात्रा का दौरा है। एक तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इन दिनों उभर कर सामने आई है वो है कि पेजर आक्रमण न केवल हिजबुल्लाह को चेतावनी है, ठीक है ना, ये उन सभी लोगों को चेतावनी है या सभी राष्ट्रों को चेतावनी है जो ई उत्पाद प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल दुश्मन देश मुखौटा कंपनियां बनाकर एक खरीदार मतलब विक्रेता बन जाती है, और फिर वो कहाँ बनवाते हैं इसका पता भी नहीं चलता, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहाँ बनता है, ठीक है ना। जैसे भारत में मैक्सिमम सेमीकंडक्टर जो भी बनते हैं वो सारे के सारे भारत स्थित कंपनियां द्वारा सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, चाइना और वियतनाम, वहां से, ताइवान वगैरह से, ठीक है ना। तो जब तक आपूर्ति श्रृंखला आपकी नजर में नहीं है और तो वो असुरक्षित मानी जाएगी, अब हमेशा ये डर सताया रहेगा। और जब तक आपूर्ति श्रृंखला असुरक्षित है तो प्रत्येक वो ई गुड्स का उपभोग करता भी असुरक्षित हो गया है, ठीक है ना। आप यूं मत सोचिएगा कि संचार के साधन नहीं, आपके जो टीवी है, फ्रिज है, वो सब कुछ जिसमें सेमीकंडक्टर यूज आते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि 2010 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु रिएक्टर को नष्ट कर दिया था, ठीक है ना। उदाहरणतः जैसे हिजबुल्लाह ने जिस कंपनी से बोगस कंपनी थी, ठीक है ना, जिसके पास पेजर बनाने की कोई स्किल नहीं थी, कुछ नहीं था, एक हंगरी में ऑफिस था, वहां से पेजर मंगवाए थे और उसने ताइवान से मंगवाए थे। अब इस श्रृंखला में कहाँ छेड़छाड़ हुई है ये एक पता लगाना मुश्किल काम है, हालांकि इजराइल इसे नकारता रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी की खोज हुई। चोटी की खोज का मतलब है कि उस चोटी पर पर्वतारोही ने चढ़ाई कर ली है जहां पहले कोई नहीं चढ़ा है, तो उस चोटी का नाम रख दिया गया है, छठा दलाई लामा था, त्सांग यांग ग्वात्सो, उसके नाम पर ये रख दिया गया। तो इसका सबसे बड़ा मतलब विरोध किया था चीन ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश अर्थात जांगनान, अरुणाचल प्रदेश को वो जांगनान बोलता है कि जांगनान तो हमारा हिस्सा है, तो भारत को किसी चोटी का नाम रखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर एक अपने पूर्व की ओर जापान में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि वहां एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तारूढ़ है, ठीक है ना, उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। इन दिनों एक इजराइल बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि मैंने हिजबुल्लाह के मुखिया को मार गिराया है, हिजबुल्लाह के चीफ को। तो हिजबुल्लाह का चीफ है हसन नसरुल्लाह, जो 1992 में चीफ बना था। वो 1960 में एक शिया फैमिली यानी बेरूत में जन्मा था, ठीक है ना। अब यह है इस हिजबुल्लाह के इस हसन नसरुल्लाह राजनीतिक ताकत भी है, इसके बहुत सारे आदमी
2018 में बहुत सारे आदमी संसदीय चुनाव भी जीत चुके हैं। तो राजनीतिक पार्टी है और हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। तो आप मान के चलिए कि पूरे विश्व में कोई गैर राज्य सशस्त्र, गैर राज्य का मतलब होता है कि जैसे चाइना के पास तो सेना है, भारत के पास सशस्त्र समूह है क्योंकि इनके पास सेना है, पर वो हिजबुल्लाह संगठन एक गैर राज्य संगठन है। तो उसके पास एक ऐसा गैर राज्य सशस्त्र समूह बन गया है जो विश्व का सबसे बड़ा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज आप देखिएगा कि यूएसए का प्रोजेक्ट 33, ये यूएसए का नेवल सिस्टम है, नेवी का मिशन से नेविगेशन सिस्टम है। अब ऐसे ये एक्चुअली में खुफिया रिपोर्टर से, खुफिया जांचा से, यानी कि अंदरूनी सूत्रों से ये जानकारियां प्राप्त होती रहती है कि भी 2027 में चीन ताइवान को अपने अंदर मिला लेगा। ठीक है ना? तो दक्षिणी चीन सागर का वैसे ही बहुत बड़ा विवाद चल रहा है फिलीपाइंस द्वीप को, फिलीपाइंस देश को लेकर। फिर हिंद महासागर की सुरक्षा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये एक एक्चुअली में एक नेविगेशन सिस्टम्स है, प्रोजेक्ट 33। ठीक है ना? रोबोटिक्स और सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो पूरे नेवल सिस्टम्स काम करेगा ताकि आने वाली चीन की चुनौतियां और हिंद महासागर की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए ये काम आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि इन दिनों एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, और एंटीबायोटिक्स आपको खुद को पता है कि 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के आविष्कार के साथ एंटीबायोटिक्स की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। ठीक है, परंतु हर साल क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होने की वजह से हर साल 10 लाख लोग मर जाते हैं, जिनके ऊपर कोई दवाई असर ही नहीं करती। सबसे महत्वपूर्ण बात है। और तो और 2050 तक इसके ऐसे मरने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा होने के चांस है। वस्तुतः यूएनओ की जनरल असेंबली में अभी चल रहा है, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और बहुत गंभीर विषय माना है, और सब में ये निर्णय लिया गया कि 2030 तक बिना प्रिस्क्रिप्शन से एवं बिना जांच के, ठीक है ना, बिना जांच के, बिना निदानात्मक प्रक्रिया के आप जो है कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज यह है कि सबसे बड़ी चीज इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक लैब तक पहुंच हो जाना जरूरी है। ठीक है ना? तो बिना बैक्टीरियल जांच के एंटीबायोटिक लिखना 2030 तक बंद कर दी जाए, ऐसा यूएनओ का मानना है। तो ये भी एक इंटरनेशनल सोशल हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। एक और है गिग अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था मतलब गिग मजदूरों द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था। गिग मजदूर वो है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो डेली जाते हैं, डेली आ जाते हैं। आप देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से जो शुरू हुआ मैटर, जो आप देखेंगे कि जो प्रतियोगिता आधारित है, जिसमें कीमत और समय बहुत वैल्यूएबल रहता है। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स आ गए हैं, और इनके सप्लायर करने वाले जो वो क्या बोलते हैं उनको, सेलर नहीं, वो जो अपने को माल देकर जाते हैं ना, डिलीवरी बॉय जो है, अब उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है कि सामान को टाइम पर पहुंचाना, विशेषकर खाद्य सामग्रियों को इस टाइम पर पहुंचाना। तो नीति आयोग का मानना है कि 2030 तक
भारत में 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे जिनके पास सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं है, पीएफ है कि नहीं है, ठीक है ना, उनका जीवन सुरक्षा बीमा है कि नहीं है, ये भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने डिलीवरी बॉय इस जल्दबाजी के चक्कर में मर गए हैं। ठीक है, फिर उपभोक्ता भी एक्चुअली में एक आलस कह दो या मतलब के अति उपभोग की प्रवृत्ति कह दो, उसके चक्कर में वो जो उपभोक्ता के अधिकार है उसको भी वो त्याग रहा है। वो वस्तु का तौल, संख्या, आकार प्रदर्शित वस्तु के अनुरूप है या नहीं है, उसके पास जांच का कोई तरीका नहीं है। वो तो सिर्फ एक ऑफर के चक्कर में पड़ा रहता है। वो तो और दवाओं की भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी प्रतिबंधित दवाएं भी ऑनलाइन मिल जाती है। इस वजह से न तो और सबसे महत्वपूर्ण दुर्भाग्य क्या है कि न तो कोई सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है, ठीक है ना, और न ही कोई सामाजिक संगठन इस ओर ध्यान दे रहा है कि डिलीवरी बॉय जो है, गिग वर्कर्स जो है, उनका क्या स्थिति है। एक कुछ और बात जो कुछ घरेलू मामलों को लेकर है, वो ये है कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद सोयाबीन तेल, प्याज और आटा की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्यतः कारण ये माना जाता है कि एक तो प्याज के निर्यात पर रोक हटी है, ठीक है। वस्तु स्थिति क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सरकार को उपभोक्ताओं की भी सुरक्षा करना जरूरी है और फिर उत्पादकों को भी उनको मूल्य मिलना जरूरी है। इन दोनों के मध्य, क्योंकि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हित प्रतिकूल होते हैं, ठीक है ना, दोनों के हित प्रतिकूल होते हैं, तो दोनों के हितों को बनाए रखना सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो अब प्याज के निर्यात पर रोक हटी तो प्याज की रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद प्याज अपनी रिकॉर्ड महंगाई पर है। दूसरा, सोयाबीन तेल का एक तो एक्चुअली में अति उत्पादन होने की वजह से, फिर सोयाबीन के किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाया, ठीक है, एमएसपी बढ़ाया तो खरीदारी तेज हुई। फिर दूसरी चीज, किसानों की सुरक्षा के लिए, यहाँ के तिलहन उत्पादकों को नुकसान न हो इसके लिए खाद्य तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 22% कर दिया, ठीक है ना। तीसरी चीज, गेहूं की भी एमएसपी बढ़ाई। फिर एक्चुअली में सरकार ने अपने सरकारी गोदामों को बढ़ाने के लिए भरपूर तरीके से एमएसपी पर खरीदारी की, तो ओपन मार्केट में गेहूं की पहुंच कम हुई और कालाबाजारी बढ़ी। तो मैंने बताया था आपको कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उत्पादका का को उत्पादन मूल्य मिलना देना भी जरूरी है, फिर उपभोक्ताओं को उनकी खरीद क्षमता के अनुसार चीजें मिलना भी जरूरी है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और चुनौती भी है। इसी बहाने बात कर लेते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है लासलगांव, जिला नासिक, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर प्याज के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है, फिर एमपी है। सोयाबीन के मामले में सर्वाधिक सोयाबीन एमपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान, ठीक है ना। और गेहूं का तो आप यूपी, पंजाब, हरियाणा जानते ही हो। दूसरा, एक और चीज ये कि इन दिनों आपने देखा होगा कि चेन्नई के राज्यपाल ने एक बयान दिया था कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिम की अवधारणा है, ठीक है ना, ये भारत के लिए काम की नहीं है। पर हम जानते हैं सेक्युलरिज्म पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो राज्यपाल जो है, एक मिनट थोड़ा सा पहुंच करिएगा,
तो ये एक बड़ी खराब चीज है। फिर पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिसने निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेडी मैकबेथ कहा है। तो राज्यपाल का ऐसी स्थिति में होना क्या संवैधानिक है या मतलब वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल है या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 152 से 160 तक राज्यपाल का उल्लेख है, ठीक है ना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। और फिर हम ये भी जानते हैं कि एक्चुअली में केंद्र राज्य संबंध को लेकर एक सरकारी आयोग बना था, आर एस सरकारिया, ठीक है ना। और उसके साथ ही बी सीवी रमन और डॉक्टर SR सेन थे, जिन्होंने 1988 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिनके अनुसार राज्यपाल एक प्रतिष्ठित गैर राजनीतिक होना चाहिए और वो सक्रिय राजनीति से दूर होना चाहिए, ठीक है ना। और राज्य का बाहर का होना चाहिए और मुख्यमंत्री की सलाह एक बार मुख्यमंत्री से पूछ कर राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। तो सरकारी आयोग की ये सिफारिशें थी, ठीक है ना। पर अब हम जानते हैं, अब जैसे देखिएगा कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग कांग्रेस शासनकाल में हुआ, बिल्कुल हुआ, पर 2014 के बाद एक्चुअली में भाजपा के शासनकाल में नहीं हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते, बराबर हो रहा है, ठीक है ना। बात इतनी सी देखिए कि कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वो बीजेपी का है, जिसने विधानसभा द्वारा पारित किए गए 11 विधेयकों को ये कहकर लौटा दिया गया है कि इन्हें स्पष्ट किया जाए। फिर तमिलनाडु का राज्यपाल है RN रवि, जिन्होंने मतलब के 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी। फिर आरिफ मोहम्मद खान है केरल के, जिन्होंने 7 विधेयकों को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी, ठीक है ना। फिर पश्चिम बंगाल जो है राज्यपाल CV आनंद बोस, जिन्होंने 8 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी, ठीक है ना। फिर पंजाब का जो बनवारी लाल पुरोहित जी राज्यपाल है, जिन्होंने 4 विधेयक रोके रखे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आर्टिकल 200 में, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को जब कोई एक बात क्या लिखी हुई है, जो मैं आपको एज इट इज से पढ़ के सुना देता हूं कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और हम जानते हैं कि राज्यपाल राज्य का सर्वस्व होता है और केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी होता है। तो राज्यपाल घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति नहीं देता है, या विधेयक को राष्ट्रपति पर विचार के लिए कर देता है। इसके पास 3 चीज, अनुमति देगा, नहीं देगा। तो अगर वो नहीं देगा तो क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो या तो वो लौटा सकता है अब शब्द यहां डाला हुआ है यथाशीघ्र, परंतु देखो मेन यही गड़बड़ है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को वापस लौटा सकता है या ऐसे संशोधन के साथ लौटा सकता है, ठीक है ना। फिर तदनुसार वो वापस वो विधेयक पारित होकर आ जाता है, चाहे संशोधन हो चाहे ना हो, तब राज्यपाल यथाशीघ्र उस पर साइन करेंगे, ठीक है ना। तो अनुमति नहीं रोकेगा। एक और चीज, राष्ट्रपति के लिए कब राष्ट्रपति के लिए वो सेव कर सकता है कि इसको राष्ट्रपति के लिए भेजा जाए, ध्यान रखना इस चीज का। एक तो यथाशीघ्र शब्द गड़बड़ है, दूसरा एक चीज विधेयक राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये विधेयक विधि बन जाने के बाद उच्च न्यायालय की शक्तियां का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वो स्थान जिसकी पूर्ति के लिए न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, ठीक है ना।
या तो यानी कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ये विधेयक विधि बन गया तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होगा जो संविधान में वर्णित है। पहला। दूसरी चीज, इसके अलावा कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जिसके लिए वो राष्ट्रपति के लिए प्रेषित कर सकता है, परंतु आजकल तो ये कड़ी बन गई है कि राष्ट्रपति जो करेगा वो कर देगा। ठीक है ना। नवंबर 1923 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के मामले में स्पष्ट कहा है कि राज्यपाल एक अघोषित अनिर्वाचित विरोधी के रूप में कार्य न करें और इतनी देर तक 2-2 साल तक विधेयकों को लंबित रखने का उनको कोई अधिकार नहीं है। एक चीज तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। इस आधार पर आप ये भी तय कर सकते हैं कि आप मेंस के सवाल कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, इस आधार पर आप कुछ कर सकते हैं। एक पर्यटन गांव के बारे में आपको थोड़ा सा देखना है, वो क्या है देखिए। एक्चुअली पर्यटन गांव की 5 श्रेणी है। एक तो जिम्मेदार गांव, ठीक है। इस श्रेणी पूरे भारत की बता रहा हूं मैं। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश में ओरछा के पास लाडपुरा खास और पंचमढ़ी के पास सब्रबानी गांव को चुना गया है। अन्य 3 में केरल के कोझिकोड जिले का कललुंडी, लेह जिले का तार और दादर नागर हवेली का दुधानी गांव है। समुदाय आधारित गांवों में हम देखें, ध्यान रखना, समुदाय आधारित गांव में 5, ठीक है ना। जिम्मेदार गांव 5, समुदाय आधारित गांव 5। इस श्रेणी में बस्तर का चित्रकोट गांव जो नियाग्रा ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां प्रश्न पूछ सकते हैं, नियाग्रा ऑफ इंडिया चित्रकोट गांव जिला बस्तर। और इसी श्रेणी में त्रिपुरा का अल्पना गांव भी है, यानी समुदाय आधारित गांव में अल्पना गांव है। ये अल्पना गांव आप देखेंगे, अल्पना आर्ट के लिए मशहूर है। अल्पना चित्रकला, समझ में आ रही नहीं आ रही, त्रिपुरा का। यहां हर साल 55,000 पर्यटक आते हैं। इसी श्रेणी में अजमेर का देवमाली, जो ब्यावर जिले का वर्तमान में देवमाली गांव है, ये समुदाय आधारित गांव है, ध्यान रखना। लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड, जहां सबसे पहले मानसिक दस्तक देता है मिनिकॉय आइलैंड, और मिजोरम का सियाल सुक भी है। अब अपन शिल्प गांव के बारे में बात करें तो भगवान जगन्नाथ के वस्त्र में लगने वाला खंडवा पट्टा जिस मणिबंध गांव में बनता है वो बेस्ट क्राफ्ट विलेज चुना गया है। तो मणिबंध गांव, खंडवा पट्टा। चंदेरी साड़ी की बुनाई के लिए ख्यात मध्य प्रदेश का प्राणपुर। तेलंगाना में लकड़ी के खिलौना के लिए मशहूर निर्मल गांव है तेलंगाना का। फिर मूंगा सिल्क के लिए ख्यात कामरूप का सुवालकुची। ये 5 गांव। एक और देखेंगे, विरासत गांव, गुजरात का हापेश्वर श्रेष्ठ विरासत गांव है। यहाँ लोग अध डूबे शिव मंदिर को देखने पहुंचते हैं। मणिपुर का आंध्रो गांव भी चुना गया है, जहां मेतेई के पनम निंगथुर मंदिर में प्राचीन मानव निर्मित अग्नि लगातार जल रही है। मतलब मणिपुर के आंध्रो गांव में निंगथऊ मंदिर है जहां प्राचीनतम अग्नि जल रही है, ठीक है ना, मेतेई का मंदिर है। इसी श्रेणी में पूरा महादेव, बागपत और माफलंग और किलादी गांव हैं। फिर आध्यात्मिक गांव के बारे में बात करें जो 5 है,
भगवान नरसिंह को समर्पित नांदयाल आंध्र प्रदेश का अहोबिलम गांव, नागेशी व महालक्ष्मी मंदिर और पोंडा के अंत्रुज महल के लिए विख्यात नॉर्थ गोवा का बंदोरा गांव और देवघर झारखंड का रिक्की पीठ गांव, ये 5 गांव चुने गए हैं किसके लिए? आध्यात्मिक गांव के लिए। कृषि पर्यटन, इसके लिए देखिएगा बंगाल का वाराणसी कहलाने वाला बड़ा नगर इस श्रेणी में चुना गया है। बंगाल का वाराणसी कहलाने वाला बड़ा नगर, जहां पर्यटकों को धान रोपाई फसल कटाई कराई जाती है। इस श्रेणी में पंजाब का हंसली, ठीक है ना, जिसने खेता में पराली जलाने के रिकॉर्ड को 50% कम कर दिया गया है। इसी श्रेणी में रत्नागिरी के करेड़े, फिर कोटायम के कुमाकोरम और बागेश्वर का सूपी है। फिर एक और श्रेणी है साहसिक पर्यटन गांव, जिसमें 4 गांव हैं एडवेंचर टूरिज्म में। आनंदनाग का अरु गांव, फिर बस्तर का दूधमारस गांव, उत्तर काशी के जखोल और दक्षिण कन्नड़ के कुतलूर गांव को चुना गया है। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तय करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी बदल रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे।